92 पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। उसी के सापेक्ष में पीसीएस मंत्रा ने टेस्ट सीरीज़ अपनी लॉन्च कर दी है। उसकी नई टेस्ट सीरीज़ आ चुकी है। टेस्ट सीरीज़ के क्रम में यह पहली टेस्ट सीरीज़ है जिसमें भारतीय इतिहास के सारे सेगमेंट को कंप्लीट किया गया है 140 प्रश्नों में। तो आज से हम अपनी वीडियो अपने चैनल पर इसकी बैक टू बैक वीडियो अपलोड करेंगे और आप लोग इसको देखकर लाभ उठा सकते हैं। अभी तक एग्ज़ाम स्टडी 92 पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की गई थी। आज से आप लोगों की वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए टेस्ट सीरीज़ को देख लेते हैं, उसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं और जो एक्सप्लेन करने वाला होगा उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं टेस्ट सीरीज़ को। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों को आंसर करना है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनसे प्राप्त वस्तुओं के गलत युग की पहचान कीजिए। इस प्राप्त वस्तुओं के गलत युग की पहचान कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनमें जो प्राप्त हुई वस्तुएं हैं उनमें गलत युग में पहचान कीजिए। गलत युग का पहचान आप लोगों को करना है। चहुंदड़ों से लिपस्टिक प्राप्त हुई है। लोथल से, ये सही है, चहुंदड़ों से लिपस्टिक प्राप्त हुई है, ये सही है। लोथल से 3 युग समाधान प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। कालीबंगा से ऊँट की हड्डी प्राप्त हुई, ये भी सही है। और सुरकोटड़ा से मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। यह रोपड़ से प्राप्त हुआ है। यह आपको रोपड़ से प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटड़ा स्थित कहाँ है? गुजरात में स्थित है, कच्छ में। गुजरात के कच्छ में स्थित है सुरकोटड़ा, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? जगपत जोशी ने की थी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। महदहा नामक नवपाषाणकालीन स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। क्या यह सत्य कथन है? दूसरा कथन है सराय नहर राय मध्य पाषाणकालीन स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में स्थित है। क्या यह सत्य कथन है? तो इसमें से सत्य कथन बताना है, कौन सा कथन सत्य है। इनमें से दूसरा नंबर कथन ये सत्य है। पहला कथन गलत है। नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है, ये भी मध्य पाषाणकालीन स्थल है। मगधा जो है मध्य पाषाणकालीन स्थल है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से ही प्राप्त है, में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सराय नहर राय भी स्थित है जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका है सूत्र साहित्य से संबंधित गलत युग की पहचान करनी। इसमें भी गलत युग की पहचान करनी है कि सूत्र साहित्य से संबंधित कौन सा नहीं है। ग्रह सूत्र से संस्कारों का उल्लेख है, ये सही है। धर्म सूत्र में भारतीय विधि के स्रोत हैं, ये भी सही है। शुल्क सूत्र में सामाजिक नियम है, ये गलत है। शुल्क सूत्र में सामाजिक नियम के स्रोत नहीं है। शुल्क सूत्र में क्या है? शुल्क सूत्र में है यज्ञ वेदियों के विकास, इसी से माना जाता है। और यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए माप के विविध तरीकों का वर्णन किया गया है। माप के विविध तरीकों का वर्णन किया गया है इसमें वेदियों के, ठीक। तो इसमें ये है। और शुल्क सूत्र में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज्योमेट्री का विकास हुआ है, इसी से ज्योमेट्री का विकास हुआ है। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति का विकास हुआ है, इसी से माना जाता है। ज्योमेट्री का विकास इसी से माना जाता है। स्रोत सूत्र में क्या है? वेदों के यज्ञ भाग का वर्णन किया गया है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, कौन सा है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं ना, कौन सा है। चौथा क्वेश्चन ये है वैदिक काल की जानकारी देने वाला बोगाज कोई अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर तुर्की में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? एशिया माइनर तुर्की में स्थित है। इसकी खोज 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में। किसने की थी? बीकलर महोदय ने की थी, ये भी सही है। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। वैदिक देवता थे जो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख भी मिलता है, तो ये भी सही है। इसमें से तीनों ऑप्शन सही हैं आपके, सभी कथन सही हैं, सभी कथन सही हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ पेरियम पुराणम का संबंध किस धर्म से है? पेरियम पुराणम का संबंध किस धर्म से है? 10 नंबर क्वेश्चन नहीं होगा, 5 नंबर क्वेश्चन होगा। ये इधर होगा 5 नंबर क्वेश्चन, मिस्टेक से उधर चले गए थे। ये है आप लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन। यत्रेय ब्राह्मण में शासक प्रणाली के बारे में वर्णन है, जहाँ विभिन्न दिशाओं के शासकों के लिए विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ हैं। उन उपाधियों में से कौन सा युग गलत है, सुमेलित है? उसमें कौन सा युग गलत सुमेलित है, ये बताना है आप लोगों को। पूर्व में सम्राट कहा जाता है, पश्चिम में स्वराट कहा जाता है, उत्तर में भोज कहा जाता है, मध्य देश में राजा कहा जाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत सुमेलित है? सी ऑप्शन गलत सुमेलित है, क्योंकि उत्तर में भोज नहीं कहा जाता है, उत्तर में विराट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर में विराट कहा जाता है, उत्तर में विराट कहा जाता है। पूर्व में सम्राट कहा जाता है, पश्चिम में स्वराट कहा जाता था, मध्य प्रदेश में शासकों को राजा कहा जाता था, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन कौन सा है? छठा क्वेश्चन ये है आपका वेदांग से संबंधित। वेदांग का अंग नहीं है, तो वेदांग का अंग कौन सा नहीं है? ज्योतिष नहीं, निरुक्त नहीं, व्याकरण नहीं, दर्शन नहीं। तो दर्शन वेदांग का अंग नहीं है। ज्योतिष है, निरुक्त है और व्याकरण है, ये वेदांग के अंग हैं। ठीक है, वेदांग के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। कितने? 6 अंग होते हैं। ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, ये 3 हो गए। चौथा है शिक्षा। कौन सा है? शिक्षा। चौथा शिक्षा है। चौथा शिक्षा है आपका। पाँचवा कौन सा है? चौथा शिक्षा। पाँचवा है आपका कल्प। छठा है छंद। पाँचवा है कल्प और छठा है छंद। कौन सा? छंद है। छठा छंद है। ये आपके 6 वेदांग के अंग कितने हैं? 6 अंग हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। भादनीय संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? भादनीय संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो भादनीय संप्रदाय का संबंध बौद्ध धर्म से है और ये बौद्ध धर्म का उप संप्रदाय है। ठीक है, भादनीय संप्रदाय उप संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, जो नासिक और कन्हेरी में स्थित है। नासिक और कन्हेरी में स्थित है। भादनीय संप्रदाय बौद्ध धर्म का उप संप्रदाय है जो नासिक और कन्हेरी में स्थित है। नासिक और कन्हेरी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। बौद्ध धर्म से संबंधित गलत युग की पहचान कीजिए। गलत युग की पहचान करनी है। प्रवज्जा क्या कहा जाता था? गृहस्थ जीवन का त्याग। उपसंपदा बौद्ध संघ में प्रवेश। संघाराम संघ की सभा के प्रस्ताव। यवाग बौद्ध भिक्षुओं का पेय पदार्थ होता था। तो ये सब सही है, ये नहीं सही है। संघाराम संघ की सभा के प्रस्ताव से संबंधित नहीं था। संघाराम संघ की सभा के प्रस्ताव से संबंधित नहीं था। यह एक बौद्ध विहार था। क्या था? बौद्ध विहार था जो भिक्षुओं के आवास का काम करता था, संघाराम। ठीक है, बाकी सब सुमेलित है। प्रज्ञा गृहस्थ जीवन का त्याग। उपसंपदा बौद्ध संघ में प्रवेश और यवाग बौद्ध भिक्षुओं का पेय पदार्थ होता था। यवाग बौद्ध भिक्षुओं का पेय पदार्थ होता था। और संघ की सभा के प्रस्ताव, संघ की सभा के प्रस्ताव को नष्ट नष्ट और वृत्ति कहते थे। क्या कहते थे? नष्ट और वृत्ति कहते थे। तो आप समझ सकते हैं कि नत्य और भ्रष्ट कहते थे, नष्ट नहीं होता, नत्य और भ्रष्ट कहते थे। ठीक है, नष्ट, नत्य और वृत्ति, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ है, आप देख लेना। नत्य और वृत्ति कहते थे। संघ की सभा को नत्य और वृत्ति कहते थे। क्या कहते थे? वृत्ति कहते थे। ये है, नृत्य और वृत्ति कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। जैन संगीत से जुड़े हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। क्या ये सही है? द्वितीय जैन संगीत में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में जैन धर्म विभाजित द्वितीय संगीत में नहीं होता, प्रथम संगीत में ही हो गया था। ठीक, तो ये तो पहले से ही गलत हो गया। अब ये देख लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो स्थूलभद्र तो थे ही, लेकिन ये 4वीं शताब्दी में बौद्ध संगीत हुई थी और स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष तो थे ही, लेकिन ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में ये आयोजन हुआ था इसका। तो इसका कौन सा ऑप्शन गलत है? कौन सा ऑप्शन गलत, कौन सा सही हो सकता है? इसमें केवल एक नंबर सही है। कौन सा? ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके कंप्लीट हो गए 9 क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ पेरियम पुराणम का संबंध किस धर्म से है? पेरियम पुराणम का संबंध किस धर्म से है? दक्षिण में स्थित है एक धर्म जिसका संबंध पेरियम पुराणम का संबंध किस धर्म से है? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ पेरियम पुराणम का संबंध किस धर्म से है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, शैव धर्म से संबंधित है, जिसमें नयनारों का 63 नयनारों का उल्लेख हुआ है। कितने? 63 नयनारों का उल्लेख हुआ है। तो आप इसमें किसका उल्लेख हुआ है? पेरियम पुराणम का 63 नयनारों का उल्लेख हुआ है शैव धर्म का। ठीक है, नयनार गए थे दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार करने के लिए, उसी से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार द्वारा अपनाया गया शक संवत कौन सा है? ये तो ईजी है क्वेश्चन, ये सब बता लेंगे। इसमें कौन सा क्वेश्चन हो सकता है? 11 नंबर क्वेश्चन में कौन सा आपका आंसर हो सकता है? तो आपका 78 AD अपनाया गया है। कौन सा? 78 AD अपनाया गया है। 319 AD किससे संबंधित है? 58 BC किससे संबंधित है? 606 AD किससे संबंधित है? ये आप लोगों को बताना है। और 58 AD आप लोगों का विक्रम संवत से संबंधित है। किससे? विक्रम संवत से संबंधित है। और 606 AD
606 AD हर्षवर्धन से संबंधित है। किससे? हर्षवर्धन से संबंधित है, हर्षवर्धन से नहीं, हर्षवर्धन से संबंधित है। कभी कभी पढ़ाते हुए थोड़ा बहुत निकल जाता है मुँह से, तो उसका अपने नेगेटिव में ना लेना, पॉजिटिव में लेना। कारण ये है कि पढ़ाते टाइम पे कंसंट्रेट सब टाइप से होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा मुँह से मिस्टेक हो जाती है निकलने में। आप लोग समझ जाना थोड़ा बहुत अगर गलती हो जाए, ठीक है। तो 606 AD में हर्ष संवत से संबंधित है। 58 BC विक्रम संवत से संबंधित है। 319 AD गुप्त संवत से संबंधित है। किससे? गुप्त संवत से संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन हालांकि सब लोग कर लेते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन ही बनता है इसका, ठीक है। 78 AD, ठीक है, शक संवत है। 78 AD क्या है? शक संवत है, याद रखना। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की आप लोगों को पहचान करना है। महाभारत मूलतः संस्कृत में है, जिसके रचयिता वेद व्यास हैं, ये सही है। महाभारत में कुल 18 पर्व या सर्ग हैं, ये भी सही है। और ये है आप लोगों का सी ऑप्शन। महाभारत का तमिल में अनुवाद किसने किया था? पैरून देवनार ने किया था। और डी ऑप्शन है, इसके चौथे पर्व विराट पर्व का भाग गीता है। चौथे पर्व का नहीं, छठे पर्व का है। छठे पर्व का विराट पर्व का भाग गीता है, ठीक है। बाकी सही है। तमिल में अनुवाद पैरून देवनार ने किया था, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका गलत कथन कौन सा है? ये वाला गलत है, ठीक है। तो आप लोग गलत कथन पूछता है तो गलत कथन याद रखना कौन सा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संगम किस वंश के शासकों के संरक्षण में आयोजित हुआ? संगम किस शासकों के संरक्षण में आयोजित हुआ? तो संगम ये बताना है आपको क्वेश्चन। संगम किस शासकों के संरक्षण में आयोजित हुआ? किस शासकों में के संरक्षण में आयोजित हुआ? पांड्य शासकों के संरक्षण में आयोजित हुआ। संगम पांड्य शासकों के संरक्षण में आयोजित हुआ। 3 संगम आयोजित किए गए थे, ठीक, मदुरई में, और तीनों संगमों का संरक्षण पांड्य शासकों ने दिया था, ये याद रखना। कितने संगम आयोजित किए गए थे? 3 संगम आयोजित किए गए थे। 3 संगम आयोजित किए गए थे, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। तो चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, ये है शिव जी का नर्तक स्वरूप के लिए प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया था? ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। शिव जी का नर्तक स्वरूप के लिए प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया था? किस वंश ने किया होगा? किस वंश ने किया था? सोचा है आप लोगों ने अपने दिमाग में? चोल वंश के शासकों ने किया था, ठीक है। शिव जी के नर्तक स्वरूप के लिए प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति बनी किस चीज़ से थे? तो आप किससे बनी थी? कांसे से बनी थी। किससे? कांसे से बनी थी। कांसे से शिव जी की नटराज की मूर्ति और कांसे से बनी हुई थी, ठीक है। और मूर्ति कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में स्थित है। तो चिदम्बरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। चिदम्बरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। देखो इस पर लिख नहीं सकते ना, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, बाकी अगर लिख लेते तो एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर देते। मुँह से बोल रहे हैं, आप लोग सुनते जाइएगा तो आप लोगों के सारे ऑप्शन क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। ये 15 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, इनमें से अशोक का कौन सा अभिलेख वर्तमान भारत से संबंधित नहीं है? तो वर्तमान भारत से संबंधित नहीं, बुनेर अभिलेख, लंपक अभिलेख, कौन सा अभिलेख नहीं, ये 2 नहीं संबंधित है। बाकी ये बाहापुर अभिलेख संबंधित है। बाहापुर अभिलेख संबंधित है, ठीक है। तो बुनेर अभिलेख कहाँ है? जो आधुनिक वर्तमान भारत में नहीं है, तो ये आधुनिक पेशावर में है। कहाँ है? आधुनिक पेशावर में है। आधुनिक पेशावर में है। कहाँ है? पेशावर में है। पेशावर में है, ठीक, आधुनिक पेशावर में है, ठीक। लंपक अभिलेख कहाँ है? लंपक अभिलेख कहाँ है? लघमान काबुल में है, ठीक है। और लंपक अभिलेख में क्या है? अशोक की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख है। अशोक की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख है लंपक अभिलेख। बाहापुर अभिलेख कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है, ठीक है। बाहापुर अभिलेख कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन बताया था कौन सा गलत चूज करना था, तो ऊपर के 2 ऑप्शन गलत थे, ठीक है। तो इसमें से प्राप्त नहीं हुआ है, 2 बताने थे, तो ऊपर के 2 ऑप्शन गलत थे, तो ये 1-2 आप लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, मौर्यकालीन सिक्कों के गलत युग की पहचान कीजिए। मौर्यकालीन सिक्कों की गलत युग की पहचान कीजिए। तो मौर्यकालीन सिक्कों के गलत युग की पहचान करनी है, सही न लगा के चले आना। ये बहुत लोगों से गलती होती है कि गलत पूछता है, देखते हैं पहले मार देते हैं टिक तुरंत, पहले ही सही क्वेश्चन मिला वो लगा दिया, ये नहीं पढ़ते, गलत पूछ रहा है। गलत पर बहुत ज़्यादा विशेष फोकस करना है, ठीक है। तो निष्क स्वर्ण सिक्का था, ये सही ऑप्शन है, निष्क स्वर्ण सिक्का था। आहत सिक्के चांदी और तांबे के होते थे, ये भी सही है। कांकड़ी सिक्का चांदी के सिक्का थे और कसारपण चांदी का सिक्का था। कांकड़ी सिक्का भी चांदी का सिक्का था, ये भी सही है। कांकड़ी सिक्का चांदी का सिक्का था। कांकड़ी सिक्का चांदी का सिक्का था, ये सही है। यही गलत क्वेश्चन ऑप्शन है, का चांदी का सिक्का नहीं था।
काकड़ी और मासक, कौन सा, काकड़ी और मासक, ये दो सिक्के थे जो तांबे के थे। किसके बने हुए थे? तांबे के बने हुए थे। किसके? तांबे के बने हुए थे। ये दो सिक्का तांबे के बने हुए थे। काकड़ी और मासक, मासक, काकड़ी और मासक, दो सिक्के थे जो तांबे के बने हुए थे। कसारपण क्या था? कसारपण में आप लोगों को, कसारपण था, कसारपण चांदी का सिक्का था। कसारपण चांदी का सिक्का था जो मौर्य काल का प्रधान प्रधान सिक्का कहा जा सकता है। क्या? मौर्य काल का प्रधान सिक्का कहा जा सकता है। कसारपण को पण भी कहते थे। कसारपण को पण भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये याद रखना, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। और चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने किस स्तंभ लेख में कहा है कि मैं सभी संप्रदायों की रक्षा व सम्मान करता हूँ? किस अभिलेख में कहा है? अशोक ने किस अभिलेख में कहा है कि मैं सभी संप्रदायों की रक्षा व सम्मान करता हूँ? किस संप्रदाय में कहा? अपने दिमाग में थोड़ा सोच लीजिए फिर आंसर कीजिएगा। तो अपने छठे अभिलेख में कहा है कि मैं सभी संप्रदायों की रक्षा व सम्मान करता हूँ। ठीक है, और पहले अभिलेख में क्या है? पहले अभिलेख में क्या है? पहले अभिलेख में क्या है? दूसरे अभिलेख में क्या है? और पांचवें अभिलेख में क्या है? तो छठा स्तंभ, जो छठा है तो बृहद स्तंभ लेख है। ठीक है, ये बृहद स्तंभ लेख है। और पहले स्तंभ लेख में क्या है? पहले स्तंभ लेख में आपको मिलेगा कि अशोक कहते हैं धर्म के अनुसार अनुशासन, धर्म के अनुसार शासन किया जाए और धर्म के अनुसार साम्राज्य की रक्षा की जाए। ठीक है, ये पहले अभिलेख में कहते हैं धर्म के अनुसार शासन किया जाए, धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा की जाए। ये पहले अभिलेख में कहा गया। दूसरे अभिलेख में क्या कहा गया है कि किसमें? दूसरे अभिलेख में क्या कहा गया है? दूसरे अभिलेख में क्या कहा गया है? दूसरे अभिलेख में अशोक ने पूछा है कि धम्म क्या है, और इसी अभिलेख में उनको उत्तर मिला है कि धम्म क्या है। बस ये है। पांचवें लेख में अशोक कहता है मैं अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में जीवध निषेध करता हूँ। कितने? अपने राज्याभिषेक के 5वें अभिलेख में कहता है कि अपने 26वें राज्याभिषेक के 26वें वर्ष, ठीक है, राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में जीव वध को निषेध करता हूँ। जीव वध को निषेध किसमें किया था? 5वें अभिलेख में किया था। ठीक है, और मैं सभी संप्रदायों की रक्षा व सम्मान करता हूँ, वो छठे अभिलेख में कहा गया था। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन डिटेल आप लोगों को एक बार सुन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, तो दोबारा टेस्ट सीरीज देखनी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल के प्रशासन से संबंधित अधिकारियों और उनके विभागों के गलत युग की पहचान करनी है। फिर यही है कि आप लोगों को गलत युग की पहचान करनी है। ठीक है, सही तो सबको पता होता है लेकिन गलत युग किसी किसी को पता होता है, इसलिए आप लोगों को घुमाऊ क्वेश्चन ऐसे ही मिलते हैं आर एग्जाम में, जो आप लोगों का दिमाग घुमा देते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें से कौन सा गलत युग्म सुमेलित, गलत युग्म की पहचान करनी है जो सुमेलित नहीं है। कर्मांतिक क्या होता था? देश के उद्योग धंधों का कारखाने का प्रमुख होता था कर्मांतिक। तो कर्मांतिक में से कर्म निकाल दो, जो कर्म करेगा वही तो उद्योग धंधा करेगा, तो इससे याद रख सकते हैं कर्मांतिक देश के उद्योग धंधों के कारखाने का प्रमुख होता था। ठीक है, प्रतिष्ठा क्या होता था? फौजदारी कोड का प्रमुख होता था। ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, दोनों सुमेलित हैं। अंतपाल, अंतपाल किससे संबंधित है? सीमा दुर्गों का रक्षक एवं मार्गों की सुरक्षा। ये कैसे याद करेंगे? अंतपाल, सीमाएं हमेशा अंत में ही होती हैं, तो सीमा दुर्गों का रक्षक, जो दुर्ग सीमावर्ती दुर्ग जो सीमा पर होते थे उनकी रक्षा करता था और मार्गों की सुरक्षा करता था, अंतपाल का काम होता था। प्रतिष्ठा फौजदारी फोर्ट का प्रमुख होता था। ठीक है, ये थोड़ा याद रखने वाला। और प्रशस्ता जिलाधिकारी होता था। प्रशस्ता जिलाधिकारी नहीं होता था, प्रशस्ता बस्ता संभालता था। क्या संभालता था? प्रशस्ता बस्ता संभालता था। जो बस्ते में उसके क्या होता था? प्रशस्ता के दस्तावेजों को सुरक्षित रखता था और समस्त रिकॉर्डों को लेखबद्ध करता था। समस्त रिकॉर्डों को, सारा लेखा जोखा प्रशस्ता के बस्ते में होते थे। ये याद रखना, याद करने के लिए प्रशस्ता का बस्ता बता रहे हैं, बाकी और कोई बात नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या रिकॉर्डों का जो है पूरा संग्रह होता था और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशस्ता होता था। ठीक है, तो जिला अधिकारी से संबंधित नहीं है प्रशस्ता। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। 19 नंबर क्वेश्चन, सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन जितना अच्छा है उतना इसका ऑप्शन भी अच्छा है। खारवेल ने की थी। किसने की थी? खारवेल ने की थी। गलत है, खारवेल ने नहीं की थी प्रवसन द्वितीय ने की थी। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा चौकन्ने हो जाइए, इसलिए थोड़ा गलत बता देते हैं कि आप लोग सुनते होंगे सो जाएंगे सुनते सुनते, इसलिए थोड़ा गलत बता देते हैं तो आप लोग चौंक जाएंगे। प्रवरसेन द्वितीय ने की थी। किसने की थी? प्रवरसेन द्वितीय की थी। प्रवरसेन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? वाकाटक वंश से संबंधित थे। ठीक है, वाकाटक वंश से संबंधित थे प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है, इसमें उल्लेख किसका मिलता है? सेतुबंध नामक ग्रंथ जो लिखा है इसमें किसका उल्लेख मिलता है? इसमें उल्लेख मिलता है लंका विजय का, राम की लंका विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लेकिन प्रवरसेन, जब पूछा जाए प्रवरसेन किस धर्म से संबंधित थे, किस धर्म को जो है प्रमोट करते थे, वो शैव धर्म है। ठीक है, शैव धर्म है। ठीक है, शैव धर्म,
धर्म को प्रमोट करते थे। लेकिन सेतुबंध नामक ग्रंथ लिखा है राम की लंका विजय पर। ठीक है, इतना याद रखना सफिशिएंट है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से प्राप्त रेह अभिलेख, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से प्राप्त रेह अभिलेख का संबंध किस यूनानी राजा से है, ये बताना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो इम्पोर्टेंट ही है। फतेहपुर जिले से प्राप्त हुआ है रेह अभिलेख, ठीक है, वो किस यूनानी राजा से संबंधित है, तो मिनांडर से संबंधित है। ये याद रखने वाला क्वेश्चन, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है कि मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, तो नागसेन ने दी थी। किसने, नागसेन ने दी थी। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, नागसेन ने दी थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान के भारत से भारत से बाहर लेकिन तत्कालीन अखंड भारत का हिस्सा रहे किस स्थान पर भारत का सर्वप्रथम सूर्य मंदिर बनवाया गया। भारत के बाहर है अभी, लेकिन वो अखंड भारत का हिस्सा था। कहाँ बनवाया गया था सूर्य मंदिर, तो आप लोग देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप दे सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, मुल्तान होगा। क्या होगा, मुल्तान होगा। मुल्तान ऐसा है जो भारत का हिस्सा रहे, अखंड भारत का हिस्सा रहा था। भारत का सर्वप्रथम सूर्य मंदिर यही बनवाया गया था। कहाँ, मुल्तान में। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का यही है। और अन्य प्रसिद्ध मंदिर जैसे मार्तंड का मंदिर कश्मीर में, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, श्री सूर्यनारायण कोविल तमिलनाडु में है, उलार्क सूर्य मंदिर बिहार में है। उलार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, तो आप लोग ये सब देख सकते हैं, और आप लोगों को पता ही होगा कि क्वेश्चन ये कितना अच्छा है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, अमरावती स्तूप के खोजकर्ता थे। अमरावती स्तूप के खोजकर्ता कौन थे, कर्नल मैकेंजी, लॉन्गहर्स्ट, कनिंघम, कौन थे, कर्नल मैकेंजी थे। अमरावती स्तूप के खोजकर्ता कौन थे, कर्नल मैकेंजी थे। ठीक है, जिन्होंने 1797 में, कब, 1797 में खोज की थी अमरावती स्तूप की। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती ही बनाई गई है। ठीक है, लॉन्गहर्स्ट ने किसकी खोज की थी, नागार्जुन कोंड स्तूप की खोज की थी। किसकी, नागार्जुन कोंड की स्तूप की खोज की थी लॉन्गहर्स्ट ने। ठीक है, ये याद करने वाले क्वेश्चन हैं, और आप लोग देख सकते हैं एक एक ऑप्शन में क्वेश्चन बन रहा है, तो पढ़ाते हुए थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब आप चारों क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आप लोगों का डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसका उत्खनन किसने किया था, हाँ, अमरावती स्तूप की खोज तो कर्नल मैकेंजी ने की थी। किसने, कर्नल मैकेंजी ने की थी। अमरावती स्तूप की खोज कर्नल मैकेंजी ने जरूर की थी, लेकिन इसका उत्खनन किया था इलियट ने, इलियट साहब ने किया था, वो भी किया था 1840 में। ये याद रखना, ये नहीं कि अगर खोज पूछे तो कर्नल मैकेंजी थे, अगर इसका उत्खनन करवाया किसने था तो इलियट साहब ने करवाया था। ठीक है, लॉन्गहर्स्ट ने क्या किया था, नागार्जुन कोंड स्तूप की खोज की थी। ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मथुरा कला में, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। मथुरा कला में काले स्लेटी स्लेट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। दूसरा कथन है, गंधार कला में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन से कथन सही हैं, ये बताना है। एक सही है, दो सही है, दोनों सही हैं, ये बताना है। ठीक, या इनमें से कोई नहीं सही, तो इनमें से दोनों नहीं सही, इनमें से दोनों नहीं सही, ये आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि गंधार कला में मुख्य रूप से काले स्लेटी पत्थरों का प्रयोग किया गया है, और मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ये दोनों अपोजिट हैं, ये ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, और गंधार कला में काले स्लेटी स्लेट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ठीक, 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये है। और काले स्लेटी स्लेट पत्थर आता कहाँ से था, तो ये स्वात घाटी से आता था। ठीक है, कहाँ से आता था, स्वात घाटी से आता था। इसको भूरे रंग के पत्थर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। गलत युग की पहचान करना है आप लोग को। रामायण का तमिल अनुवाद कवि कम्बन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कवि कम्बन द्वारा किया गया था रामायण के तमिल का अनुवाद। इसमें पहचान बताना है, गलत युग में ही बताना है।
ये नहीं, सही लगा के चलिए, गलत युग्म। रामायण का तमिल अनुवाद कवि कंबन द्वारा किया गया था। ये सही है ऑप्शन आपका, ये बताना है आपको। दूसरा बी, महाभारत का तमिल अनुवाद पेरुन देवनार द्वारा किया गया था। पेरुन देवनार द्वारा किया गया था महाभारत का अनुवाद। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद मैक्स मूलर ने किया था। नहीं, मैक्स मूलर ने नहीं किया था गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद, विलियम जोन्स ने ही किया था। किसने? विलियम जोन्स ने किया था। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने ही किया था। महाभारत का तमिल अनुवाद पेरुन देवनार ने किया था। और रामायण का तमिल अनुवाद कवि कंबन द्वारा किया गया था। चारों ऑप्शन आप देख लेना। लेकिन गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद मैक्स मूलर ने नहीं किया था, ये आप क्वेश्चन आते ही आता है, विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। और मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन महाभारत का पूछा जाता है आप लोगों से। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो पेरुन देवनार द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पेरुन देवनार द्वारा किया गया था आपका अंग्रेजी अनुवाद किसका? महाभारत का। ठीक है, ये याद रखना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और क्वेश्चन ज़्यादा है, 140 क्वेश्चन है, तो थोड़ा जल्दी भी नहीं देख सकते कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समय थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे तो समय तो बच ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है निम्नलिखित, देखो चलो ऊपर नीचे के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात गलत कथन का चयन कीजिए। गुप्त काल में शतरंज खेल की शुरुआत मानी जाती है। बिल्कुल सही है, गुप्त काल में शतरंज खेल की शुरुआत मानी जाती है, सत्य कथन है आप लोगों का, ये सही कथन है। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी ने गुप्त काल में ही आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी। क्या धन्वंतरी ने की थी अष्टांग हृदय की रचना? ये थोड़ा सोचने वाली बात है, चलो इस पे सोचेंगे अभी जब सी नंबर देख लेंगे। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में ही सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये भी सही ऑप्शन है। आर्यभट्ट ने ही गुप्त काल में ही सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। याद रखना, ये कोई पूछ देता है। ठीक है, दशमलव व शून्य की खोज भी गुप्त काल में हुई, ये भी सही है। तो आपका गलत ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आप लोगों का गलत है। धन्वंतरी ने नहीं की थी। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी ऐसे नहीं थे जो गुप्त काल में ही आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी। किसने थी? वाघभट्ट जी ने की थी। किसने? वाघभट्ट जी ने कर दी थी अष्टांग हृदय की रचना गुप्त काल में। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। गुप्त काल में ही शतरंज खेल की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, दशमलव की प्रसिद्ध खोज भी गुप्त काल में ही हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर सबसे पहला आक्रमण ईरानी शासकों ने किया था। भैया ये क्वेश्चन बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही है। भारत पर सबसे पहला आक्रमण अखमनी साम्राज्य था, उन्हीं के ईरानी शासकों ने किया था। ईरानी शासकों के बाद यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें के दोनों कथन सही हैं। कथन दोनों सही हैं, दोनों कथन सही हैं। कहाँ है ऑप्शन? दोनों कथन सही है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित कथनों में गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान बतानी है आप लोगों को, करनी है। कोणार्क का सूर्य मंदिर गजपति प्रताप रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। यही ऑप्शन गलत है। कोणार्क का सूर्य मंदिर गजपति प्रताप देव रुद्र द्वारा नहीं बनवाया गया था, नरसिंह देव वर्मन द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? नरसिंह देव वर्मन द्वारा बनवाया गया था। नरसिंह देव वर्मन द्वारा बनवाया गया था, ये याद रखना। ठीक है, संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता पाणिनि थे। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? पाणिनि थे। तो इसमें गलत कथन का आंसर देना था, तो यही गलत हो गया, बाकी सब सही हो जाएंगे। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता पाणिनि थे, ये तो सही है। अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है, ये भी सही है। सही होगा क्योंकि गलत कथन को लोगों को मिल गया ना, ये सही है। अंकोर वाट का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन सही है, ये वाला गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त ने धारण की थी? अश्वमेघ पराक्रम, पृथ्वीयाम प्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, लिच्छवी दौहित्र, ये चारों उपाधियाँ उन्होंने धारण की थी समुद्रगुप्त जी ने। इनको समुद्रगुप्त ने चारों उपाधियाँ धारण की थी। ठीक है, भारत का नेपोलियन भी इनको कहा जाता है, लेकिन ये तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। लेकिन भारत का नेपोलियन कहा किसने था? विसेंट स्मिथ जी ने कहा था। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ जी ने कहा था भारत का नेपोलियन किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है, ये याद रखना। अब तो ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को।
लेकिन अब ये क्वेश्चन बदल देता है। क्वेश्चन क्या बदलता है कि भारत के समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ ने कहाँ कहा था? उनकी एक पुस्तक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। विंसेंट स्मिथ जी की एक पुस्तक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो ये याद रखना। ये तीनों पृथिव्याम प्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, लिच्छवी दौहित्र, अश्वमेघ पराक्रम, ये तो याद ही करने वाली उपाधियाँ। लेकिन भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ जी ने। किसमें किसमें कहा था? ये याद करने वाला सबसे, अगर याद कर लेते हैं तो ठीक है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा था, अपनी पुस्तक उनकी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को कई लाख गायों का दानी कहा जाता है? कई लाख गायों का दानी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कई लाख गायों का दानी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को ही कई लाख गायों का दानी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का सही है। और समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी प्राप्त है। ठीक है, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था, कविराज की उपाधि भी प्राप्त है, ये याद रखना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 35-40 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख विल्सड अभिलेख है। कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख विल्सड अभिलेख है। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेयन का अंकन मिलता है। कार्तिकेयन का अंकन मिलता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसमें क्या है? कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख विल्सड अभिलेख है, ये भी सही है, ये भी सही है। और कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ये भी सही है। ये क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम्स में, तो ऐसे आता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त जी ने की थी। बस ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ये तो ऑप्शन में दिया हुआ है। कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेयन का अंकन मिलता है, बिल्कुल कार्तिकेयन का अंकन मिलता है। तो चलिए तीनों सही हैं, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? महाबालाधिकृत पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये सही है। अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान होता था। महादंडनायक न्यायाधीश होता था। भंडागाराधिकृत राजकोष अधिकारी होता था। ऐसे ऐसे नाम है कि जीभ फड़फड़ा जाए मुंह में। गाराधिकृत राजकोष अधिकारी होता था। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। अब नहीं है, नहीं भी याद रखना है आपको, नहीं भी देखना है। ठीक है, नहीं यहाँ तो लिखा यहाँ, लेकिन कभी कभी यहीं लिख देता है नहीं, तो लोग पढ़ते नहीं, आधा क्वेश्चन बाहर से मार के क्वेश्चन चले जाते हैं। तो चलिए इसका इसका आंसर कीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका पहला युग्म सुमेलित नहीं है। महाबालाधिकृत पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी नहीं होता था। महाबालाधिकृत सेनापति कहा जाता था। महाबालाधिकृत सेनापति होता था। क्या होता था? सेनापति। यही आप लोगों का ऑप्शन गलत है। बाकी अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान होता था, याद रखना, ये वनडे एग्जाम में वन लाइनर में आ जाता है। अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान होता था। महादंडनायक न्यायाधीश होता था। भंडागार अधिकृत राजकोषीय अधिकारी होता था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग। ये है 32 नंबर क्वेश्चन, गुप्तकालीन समाज ब्राह्मणवादी था। ये बढ़िया क्वेश्चन है। गुप्तकालीन समाज ब्राह्मणवादी था, ये सही, ब्राह्मणवादी ही था। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी, ये भी सही है, दास प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा का साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। साक्षी सती प्रथा का साक्ष्य एरण अभिलेख से ही प्राप्त होता है। वनडे एग्जाम में आ जाता है कि सती प्रथा का साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन में दिए होते हैं, एरण अभिलेख लगा सकते हैं। बाकी इसमें तो ऑप्शन में ही दिया है। गुप्त काल में अवतारवाद की अवधारणा का उदय हुआ, ये भी सही है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन इसके सही हैं। कौन से? चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, गुप्त काल में अवतारवाद की अवधारणा का उदय हुआ, ये सही है। और इसमें एक ऑप्शन और हो सकता है, देवताओं के साथ देवियों की अवधारणा, देवताओं के साथ देवियों की अवधारणा गुप्त काल में ही आई, ये आप लोगों को पता होगा शायद। ठीक है, ये कट कर दिया, ये आया गुप्त काल में ही त्रिदेव की संकल्पना आई, ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो ये याद रखना। एक ऊपर एक क्वेश्चन था, ये महादंडनायक न्यायाधीश, भंडागाराधिकृत राजकोषीय अधिकारी, अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान होता था, महाबालाधिकृत सेनापति होता था। ये तो ऑप्शन तो सही है, लेकिन इसके बारे में एक और बताना था। जो दंडपाशिक होते थे वो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये इसलिए वापस आके क्वेश्चन बताया, ये पूछा जाता है, दंडपाशिक ऑप्शन में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कथन पर, बहुत गहरे से विचार करना है, क्योंकि कथन सत्य है कि नहीं ये आप लोगों को ही चूज करना है। मृच्छकटिकम पुस्तक की रचना विशाखदत्त ने की थी? नहीं, विशाखदत्त ने नहीं की थी, शूद्रक ने की थी। किसने की थी? शूद्रक ने की थी। मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक ने की थी। किसने की थी?
शूद्रक ने की थी। और इसमें है क्या, शूद्रक ने जो मृच्छकटिकम की रचना की थी, इसमें क्या लिखा था, चारुदत्त एवं वसंत सेना की प्रेम कथा है। चारुदत्त वसंत सेना की प्रेम कथा है किसमें, मृच्छकटिकम में। किसमें, मृच्छकटिकम में। ठीक है, मृच्छकटिकम में क्या है, विशाखदत्त, सॉरी, मृच्छकटिकम क्या क्या है, चारुदत्त एवं वसंत सेना की प्रेम कथा है। ठीक है, मृच्छकटिकम में चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कथा है। विशाखदत्त ने कौन सी रचना की थी, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन लाइनर में क्वेश्चन तो ऐसे आता है, मृच्छकटिकम पुस्तक की रचना किसने की थी, 4 ऑप्शन दे के देंगे बस। मृच्छकटिकम की पुस्तक की रचना शूद्रक ने की थी, और विशाखदत्त ने किसकी रचना की थी, विशाखदत्त ने किसकी रचना की थी, तो ये बता चुके हैं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस की रचना की थी पहले ही बता चुके थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। ये है आप लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, सीरियस लेने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इधर उधर किए तो आप लोगों को क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह धनुष था, क्या था, धनुष था। चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह धनुष था, नहीं था। चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह धनुष नहीं था, तो क्या था। जब चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह धनुष नहीं था तो क्या था। चोल राज्य के वैसे भी शासक बाघ थे, क्या थे, बाघ थे, बाघ थे। चोल शासक के, राज्य के शासक क्या थे, बाघ थे, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, बाघ। और धनुष किसका था, चेर। चेर राज्य के शासकों का प्रतीक था धनुष। ठीक है, मछली किसका था, मछली धनुष किसका था, चेर राज्य के प्रशासकों का। चेर राज्य के प्रशासकों का राज्य चिन्ह क्या था, धनुष था। और चोल राज्य के प्रतीक क्या था, बाघ था। और मछली किसका था, मछली, मछली बता सकता है कोई, मछली था पांड्य शासकों का राज्य चिन्ह था, क्या, पांड्य शासकों का राज्य चिन्ह मछली था। ठीक है, तो ये याद रखना, यही आपका कथनों पर विचार कीजिए, और यही गलत है आपका, ये कोई आपका सब गलत है। सेनगुट्टवन ने सर्वप्रथम पत्नी पूजा प्रारंभ की थी। सेनगुट्टवन कितना समझदार हुआ होगा जो उस टाइम पे पत्नी पूजा प्रारंभ कर दी थी, हैं। तो सोच लो कितना समझदार व्यक्ति है कि पत्नी पूजा सेनगुट्टवन ने प्रारंभ की थी। ठीक है, कितना समझदार व्यक्ति था, जीवन अच्छे से जिया होगा, पत्नी पूजा प्रारंभ की थी। ये सही ऑप्शन आपका है, ये सही है। ठीक है, तलैया, तलैया लंगानम, तलैया लंगानम के युद्ध में, तलैया लंगानम के युद्ध में पांड्य शासक नेडुजेलियन ने चोल एवं चेर सहित 7 मित्र सामंतों को हराया था। ये सही है, 7 मित्र सामंतों को हराया था नेडुजेलियन ने, ये सही है। अब जब आप पढ़ेंगे तो सच में नेडुजेलियन जो है गजब का शासक था, चोल एवं चेर सहित 4 मित्र सामंतों को हरा दिया उस टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसका आंसर कौन सा सही होगा ये आप लोगों को देखना है। पहला तो गलत है, तो पहला गलत है, तो इसका 2-3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल शासक राजा राज प्रथम ने चोल मार्तंड की उपाधि धारण की थी। दूसरा ऑप्शन है, चोल शासक राजा राज प्रथम ने चालुक्यों को हराकर चोल नारायण की उपाधि धारण की थी, चोल नारायण की उपाधि धारण की थी, क्या ये सही है। और तीसरा ऑप्शन है, चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन पर आप 3 पॉइंट पे आपको 3 कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो चोल शासक राजा राज प्रथम जो थे वो चोल मार्तंड की उपाधि धारण की थी, ये सही है आपको। ठीक है, इनको चोलों की महत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसको, राजा राज प्रथम को, राजा राज प्रथम को चोलों की महत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये याद रखने वाला है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, चोलों की वास्तविक चोलों की महत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन दे देगा, तो राजा राज प्रथम को माना जाता है। चोल शासक राजा राज प्रथम ने चालुक्यों को हराकर चोल नारायण की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है, ऑप्शन ये भी सही है। ठीक, चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया, ये भी सही, तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा 35 नंबर क्वेश्चन था, ये है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। तो 36 नंबर क्वेश्चन से आप लोगों को कल से कराया जाएगा, कारण ये है कि टाइम 50 मिनट हो गया और 35 क्वेश्चन हुए, कल से स्पीड में क्वेश्चन करवाए जाएंगे आप लोगों को, और कल हो सकता है पूरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा दी जाएगी। आज थोड़ा पहली क्लास थी और चैनल पर अपलोड भी करनी थी, तो आज थोड़ा स्लो पढ़ाएँ, कल से बहुत स्पीड में पढ़ाएँगे, और आप लोगों को सारी क्लासेस उपलब्ध करवाएंगे। तो इसी के साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा, कमेंट में जो सुझाव हैं वो दीजिएगा आप लोग। आप भाई बहन दोस्त सब आप ही लोग हैं जो सपोर्ट किए हैं बहुत सारा, तो आप लोग जो
बन पड़े वो करिएगा। और चलिए आज का सेशन यहीं से समाप्त करते हैं और कल अच्छे से टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट करेंगे, नहीं तो परसों पूरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर देंगे, कल मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।